एक मिनट के लिए सोचिए, अगर भारत कोई देश नहीं होता लेकिन एक लिस्टेड कंपनी होती तो उसका ग्राफ कैसे दिखता। 15 अगस्त 1947 को इसका आईपीओ आया, बिल्कुल खाली खजाने के साथ, बंटवारे के जख्मों के साथ और दुनिया के सबसे बड़े टर्न अराउंड स्टोरी बनने के सपने के साथ। आज 79 इयर्स के बाद 80th इंडिपेंडेंस डे पर वो स्टॉक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है पीपीपी के हिसाब से। तो चलिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नजर से भारत के इन 79 इयर्स के स्टॉक चार्ट को पढ़ते हैं, यानी शुरुआती वैल्यूएशन। भारत का आईपीओ देखें तो 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन उनके फंडामेंटल्स कुछ ठीक नहीं थे। प्रति व्यक्ति की आय $100 से भी कम थी, यानी औसत जीवन प्रत्याशा सिर्फ 32 साल थी। देश में सिर्फ 1.2 लाख टेलीफोन कनेक्शन है। अगर ये कोई कंपनी होती तो एनालिस्ट इसको डेफिनेटली अवॉइड रेटिंग दे रहे होते, यानी इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना नहीं चाहिए था। लेकिन स्टॉक मार्केट में जैसे कहते हैं, कभी कभी वीक फंडामेंटल्स वाली कंपनी ही सही मैनेजमेंट और सही समय आने पर सबसे बड़ा टर्न अराउंड देती है। तो इसका पहला दौर समझते हैं, 1947 से लेकर 1991 तक। अगर ये एक स्टॉक चार्ट होता तो 1947 से लेकर 1991 तक का ग्राफ देखते तो वो काफी एक स्ट्रेट धीमी चलने वाली लाइन होती, ज्यादातर साइडवेज मूवमेंट होती। आंकड़े देखे तो 1947 से लेकर 1987 के बीच, यानी कि पूरे 40 सालों में हमारा कुछ स्पेशल ग्रोथ स्टोरी रहा नहीं है। हमारी जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ 0.8% से बढ़ी है, यानी सालाना ग्रोथ रेट सिर्फ 1.67% के करीब था। ये दूसरे एशियन कंट्रीज से कंपेयर करें तो काफी पीछे थे हम। इस दौर की खासियत थी लाइसेंस राज, यानी हर बिजनेस के लिए आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड था। बिजनेस शुरू करना हो तो आपको सरकारी परमिट लगेगा, इंपोर्ट्स पर काफी ज्यादा बैन था और प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा फलने फूलने की आजादी भी नहीं थी। स्टॉक मार्केट की भाषा में कहे तो ये कंपनी सर्वाइवल मोड पे चल रही थी। कुछ अच्छे काम भी हुए, हरित क्रांति से लेके ग्रामोद्योग बढ़ा, बुनियादी इंडस्ट्रीज लगी, आईआईटीज जैसे बड़े बड़े संस्थान बने। लेकिन असली ब्रेकआउट की कहानी तो अभी बाकी थी। अब बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जैसे समझ लीजिए 1991 का स्टॉक स्प्लिट हुआ। हर बड़े स्टॉक की कहानी में एक ऐसा पल आता है जब चार्ट अचानक से दिशा बदल देता है। भारत के लिए वो साल 1991 था। इसके बाद के आंकड़े देखें तो ग्रोथ रेट उछलकर 8% तक पहुंच गया था। भारत का जीडीपी 2007 तक 0.47 ट्रिलियन से ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। आईटी और सर्विस सेक्टर का भी बूम शुरू हो गया। स्टॉक मार्केट की भाषा में कहे तो स्टॉक स्प्लिट हो गया और यहाँ से एक टर्न अराउंड चालू हो गया। अब असल दिलचस्प हिस्सा आता है। भारत ने अपने पहले ट्रिलियन हिट करने के लिए 60 साल ले लिए, लेकिन दूसरा ट्रिलियन सिर्फ और सिर्फ 7 साल में हो गया, यानी 2014 तक हम 2 ट्रिलियन हिट कर चुके थे। उसके बाद एक और ट्रिलियन आने में भी लगभग हमें सिर्फ 7 साल लगे। 2021 तक हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई थी और अभी का वैल्यूएशन देखे तो हम करीब 4 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं। ये वैसा ही होता है स्टॉक मार्केट में, जैसे कि इनिशियल मोमेंटम कैच करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब कंपनी ने मोमेंटम पकड़ लिया तब उसको प्रीवियस माइलस्टोन अचीव करने में पहले से कम समय लगता है। यानी हमको पहला ट्रिलियन अचीव करने को 60 साल लग गए, लेकिन उसके बाद जब हमारी कंपाउंडिंग की स्टोरी चालू हुई तो हमने दूसरा ट्रिलियन सिर्फ 7 साल में अचीव कर। लेकिन जैसे हर स्टॉक में करेक्शन आता है, वैसे भारत के हिस्ट्री में भी 2 बार बड़े रेड कैंडल्स बने थे। एक था 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्रोथ रेट घट कर तब 3.1% तक पहुंच गया था। दूसरा बड़ा झटका हमको 2020 के कोविड में लगा। इकोनॉमी में करीब -5.8% की गिरावट आई थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ा झटका, लेकिन दोनों बार स्टॉक ने रिकवरी की और एक नई ऊंचाई तय की। 2025 में ग्रोथ रेट फिर से 7.5 से 7.6% के आसपास पहुंच चुकी। वो दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब थोड़ा नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की तरफ भी देखते हैं। जो हमने पहले देखा था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 इयर्स थी, जो अब बढ़कर 70 इयर्स हो चुकी है। हमारी साक्षरता जो 1947 में 20% की थी, वो अब लगभग 80% तक पहुंच चुकी है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत देखें तो जो पहले 16 यूनिट्स प्रति व्यक्ति थे, वो अब 1200 प्लस यूनिट्स हो चुके। अब देखते हैं आज का वैल्यूएशन, आगे की गाइडलाइंस और विकसित भारत 2047 के बारे में। तो आज स्टॉक कहाँ खड़ा है और मैनेजमेंट के आगे का गाइडेंस क्या है। इस साल स्वतंत्र दिवस की थीम थी
युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047, यानी आने वाले 21 सालों में हमको भारत को डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की ओर लेके जाना है। साथ ही इसी साल वंदे मातरम को भी 150 साल पूरे हुए। तो एक एनालिस्ट के नजर से देखें तो हमें दो पहलू दिखते हैं। पहला, बुल केस, यानी कि कंट्री की ग्रोथ ऊपर जाएगी। आज भारत पीपीपी के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यूपीआई, जीएसटी, आधार, इन सब क्षेत्रों में भारत ने काफी विकास किया। युवा आबादी, डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया की सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है आने वाले 2 दशक। अभी दूसरा सावधानी वाला पक्ष देखते हैं। उनका कहना है कि प्रति व्यक्ति आय अभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सिर्फ 19% है, यानी बड़ी इकोनॉमी होना और हर नागरिक के अमीर होने में काफी ज्यादा अंतर है। 1947 से 1987 तक की कहानी देखें तो गलत नीतियों से ग्रोथ रुक भी सकता है और 2027 तक विकसित भारत बनने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली ये हाई ग्रोथ नंबर्स चाहिए रहेंगे। ये रहेंगे आने वाले 21 सालों के, जो कि सिर्फ एक टारगेट है, गारंटी नहीं। तो कुल मिलाकर अगर भारत को एक स्टॉक मार्केट की तरह देखें तो जिसने वीक फंडामेंटल्स के साथ आईपीओ लाया था 1947 में, 40 साल तक एक धीमा ग्रोथ स्तर रहा जहां पे हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के बराबर था। उसके बाद एक मौके पर स्टॉक स्प्लिट हुआ, बड़ा टर्न अराउंड आया और उसके बाद लास्ट 25 सालों में काफी हाई ग्रोथ रेट नंबर्स पब्लिश कर। लेकिन जैसे हर निवेशक जानते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है कि आगे भी हमको वही दिखेंगे। अगर लक्ष्य 2047 में हमको विकसित देश बनना है तो उसके लिए हमको ये हाई ग्रोथ नंबर्स पोस्ट करने पड़ेंगे, जो कि आज की युवा शक्ति पर निर्भर करता है। तो वो तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा कि हमारा ग्रोथ स्टोरी किस तरफ जाता है। तो स्वतंत्र दिवस पर आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि भारत 2047 तक अपना विकसित भारत का टारगेट अचीव कर लेगा।